देखो बेटा, आज चैप्टर के बचे हुए सारे टॉपिक्स निपटाने हैं, लेकिन डाउट थोड़े से ज्यादा आए हैं। तो यदि बाई चांस आज नहीं खत्म हो पाया तो मैंने पहले भी कहा था कि बेटा इस बैच में हमने कोई कसम नहीं खा रखी है कि आज ही खत्म करना है। यदि रह गया तो कल का एक लेक्चर और इसमें जोड़ देंगे। मेरे बेटा एक बात सुनो, आपके स्कूल के हिसाब से इस बैच को फास्ट या स्लो नहीं करेंगे। इस बैच की अपनी स्पीड है, अपना एक तरीका है, एक तो जिससे कि आपको लंबे समय तक के लिए डीप नॉलेज मिले। यदि मैं हर बार क्या कहता हूँ, आप लोगों के स्कूल में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है मुझे बताओ, मैं एक्स्ट्रा वीडियो भेज दूंगा। जैसे आप लोगों ने एक दो बच्चों ने कहा सर मोशन इन वन डायमेंशन आ रहा है, मैंने 6 वीडियो भेज दी। जब वो हो जाए फिर बता देना, मैं और वीडियो भेज दूंगा। लेकिन ये बैच ऐसे ही चलेगा स्मूथली अपने सिस्टम से, ठीक है बेटा। अब क्या क्या डाउट्स आए हैं पहले वो कवर करें। एक तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कई सारे हैं, जैसे जीरो एरर क्या है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज में जीरो एरर कैसे निकालते हैं, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, लाइट ईयर पारसेक एटॉमिकल यूनिट क्या है, जो सारे। और यदि आपका भी कोई डाउट रह गया हो, मैं कह रहा हूं हेजिटेट मत करना, मेरे व्हाट्सएप पे शाम तक पहुंचा दो। कल कंप्लीट चैप्टर, अब मैं ये मान के चलूंगा कल ही कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज 1 लाइट ईयर। बेटा लाइट ईयर, कई लोग सोचते हैं ये टाइम होगा क्योंकि इसमें ईयर लगा हुआ है, जबकि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हाँ, मेरे बहुत गंदा दिख रहा है। बेटा माइक किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। मेरे बेटा जैसे लाइट तुम्हारी है, उसकी स्पीड क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सुनने में लगता है बस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मेरे बेटा लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। यानी अर्थ के जैसे, ये बात पहले ही बताई थी, अर्थ के जैसे आप सैकड़ों प्लैनेट्स एक लाइन में लगा दो, सारे अर्थ के बराबर बराबर बराबर, तो हमारी लाइट 1 सेकंड में उन्हें पार कर जाएगी। अब यहां से एक बात नहीं उठती बेटा कि जब इतनी फास्ट है तो सोचो यदि 1 साल तक लाइट को चलते रहने दें इसी स्पीड से, हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर चलते रहने दें, तो 1 साल में कितना दूर चली जाएगी। बस 1 साल में चली हुई डिस्टेंस की 1 लाइट ईयर है। तो कोई मेरे से पूछे 1 लाइट ईयर क्या है, 1 light year the distance traveled by light in 1 year। और ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था ना कि देखो हमें यूनिट तरीके से ढूंढनी पड़ती है। छोटे मेजरमेंट के लिए स्मॉल यूनिट्स लेनी पड़ती हैं, बड़े यूनिट मेजरमेंट्स के लिए लार्ज यूनिट। फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछे मेरी हाइट क्या है, मैंने कहा 0.003 किलोमीटर। हो सकता है मैंने सही बता दिया हो, लेकिन किलोमीटर मैंने सही यूनिट सुनी। अपनी हाइट के हिसाब से, कुछ औकात के हिसाब से ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं लेनी है। इसी तरह से किसी ने पूछा मेरठ से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, मैं कह रहा हूं तो 6 × 10⁻15 माइक्रोन। गलत है या सही वो अलग मैटर है, लेकिन माइक्रोन क्या सही यूनिट है? तो हमारे यहाँ सही यूनिट और गलत यूनिट का चुनाव इस बेसिस पर होता है, जो बड़ी डिस्टेंस है उसे नापने के लिए बड़ी यूनिट्स बनाई गई है, और जो छोटी डिस्टेंसेस है उन्हें नापने के लिए स्मॉल यूनिट्स बनाई गई है। जैसे बड़ी डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर है और बाकी है, उसी तरह से छोटी डिस्टेंस नापने के लिए एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है। अब कुछ डिस्टेंस जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है, जैसे एक स्टार से दूसरे स्टार की डिस्टेंस, इनके लिए किलोमीटर भी बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है। हमें चाहिए थी एक बड़ी यूनिट, तो वो यूनिट निकल के आई लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यदि मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, तो लाइट को यहां से यहां तक जाने में 1 साल लगेगा। आ गया होगा समझ में? ये है 1 लाइट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़ते हो कि भाई फला स्टार हमसे 100 लाइट ईयर अवे है, तो इसका मतलब वहां स्टार से अर्थ तक लाइट आने में 100 साल लगेंगे।
इसका मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि बेटा वो गैलेक्सी हमसे 1 लाख लाइट ईयर अवे है, तो इसका मतलब स्पेस से उस गैलेक्सी से हम तक लाइट आने में 1 लाख ईयर लगेंगे। तो यहाँ पर ये चीज जानना जरूरी है कि डिस्टेंस 1 लाइट ईयर का मतलब लाइट को 1 साल लगेगा उसे कवर करने में। डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर का मतलब है कि 1000 ईयर्स लगेंगे लाइट को वहां से यहाँ तक आने में। अब मैं एक इससे जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। पता है रात के समय जब आप स्पेस में देखते हो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, गैलेक्सीज दिखती हैं, कॉन्स्टलेशंस दिखते हैं, लेकिन मेरे बेटा उनमें से अधिकतर अपनी जगह पर है नहीं। तुम्हें मालूम है स्टार्स की भी डेथ होती है, स्टार्स मर जाते हैं, तो बहुत से तो अपनी जगह पर नहीं है, या बहुत से स्टार्स की डेथ हो चुकी है। डेथ का मतलब उनके अंदर का फ्यूल खत्म हो गया। तुम्हें मालूम है स्टार के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बनती है और उससे लाइट निकलती है। वही प्रोसेस जो एटम बम में होता है यही स्टार में भी होता है। भाई कितना भी फ्यूल सही कभी तो खत्म होगा, जब खत्म होगा वो डेड हो जाएगा। इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर अलग से बताऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा व्हाइट ड्वार्फ स्टार कैसे बनते हैं, ये कैसे, वो इस चैप्टर में नहीं। तो मैं ये बता रहा था रात में जब आप स्काई में देखते हो तो आपको जो स्पेस दिखाई देता है वैसा दरअसल है नहीं। आप उस समय लाखों साल पुराना स्पेस देख रहे हो कि लाखों साल पहले स्पेस कैसा था। क्यों? मान लो बेटा आप यहां हो, इनमें बहुत सारे स्टार हमसे लाखों लाइट ईयर दूर हैं, यानी कि वहां से यहां तक लाइट आने में कई लाख साल लगते हैं। अब सोचिए हमें तो वो स्टार तब दिखाई दे देगा जब स्टार से निकली लाइट मेरी आंख में जाएगी। स्टार से ये लाइट निकली, 1 लाख साल बाद लाइट यहां पहुंची, 1 लाख ईयर के बाद लाइट यहां पहुंची। कोई वेटिंग रूम में तो नहीं बैठा हुआ है? भाई है 4। है तो आप बताओ कि स्टार से लाइट निकली और 1 लाख साल में यहां पहुंची, हमारे तक नहीं आई। हमारी आई यहां है अर्थ पर, यह है अर्थ जहां हुआ हमारा बर्थ। इस बीच में और 1 लाख साल बाद लाइट यहां पहुंची, उस बीच में इस स्टार की डेथ हो गई, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया। उसके 1 लाख साल बाद लाइट यहां पहुंची, इस डेड स्टार को किसी न्यूट्रॉन स्टार ने खींच लिया। अब यहां कुछ नहीं है। अब ये लाइट मेरी आंखों में पहुंची, जैसे ही मेरी आंखों में पहुंची मैं कहूंगा वाह कितना बढ़िया स्टार है। और सच्चाई है कि जिस स्टार की लाइट अब तुम्हारे आंखों में पहुंची है वो तो 3-4 लाख साल पहले लगी, जो आज आपकी आंखों में पहुंची है और आज आपको वो दिख रहा है। समझ गए? दरअसल तो स्टार वहां है ही नहीं। हो सकता है भाई तुम्हारे को मालूम है यूनिवर्स एक्टिव है, हो सकता है वो स्टार डेड हो गया हो इस बीच में। ये भी हो सकता है उस स्टार को किसी दूसरे स्टार से कोलिजन हो गया हो, टक्कर हो गई हो, बाइनरी स्टार बन गया हो। और इन 4 लाख साल पहले जो लाइट चली थी वो पहुंची। तो मेरे ख्याल में बच्चे समझ गए होंगे कि स्पेस में जो हमसे लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर है स्टार, तो आज हम जब रात में उसे देखते हैं तो लाखों करोड़ों साल पहले चली हुई लाइट हमारी आंखों में जाती है। और यदि लाखों करोड़ों साल पहले चली हुई लाइट हमारी आंखों में जाती है तो हम स्टार की वो इमेज देख रहे हैं जो लाखों साल पहले थी। तभी कहते हैं जब आप स्पेस में देखते हो तो पास्ट को देखते हो। तो लाइट ईयर के ऊपर लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद आता है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक तो यूनिट बता दी लाइट ईयर। जिनका लेट ज्वाइन हुआ है अभी अभी वो वीडियो लेक्चर मंगा लेना, पुराना मिल जाएगा मेरे बेटा। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ से सन की डिस्टेंस कभी कम हो जाती है गर्मियों में, कभी बढ़ जाती है सर्दियों में। तो ये है तो वेरिएबल, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो एवरेज निकाल रखा है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो कहलाती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू है 1.496 into 10⁻11 मीटर, जिसे रफली न्यूमेरिकल के समय 1.5 into 10⁻11 मीटर कह देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बस इतना ही बताना था। और क्या पूछा गया है? अच्छा 1 लाइट ईयर होता कितना है वो भी बता दो।
9.46 into 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई, वैल्यू भी तो चाहिए, तो ये हो गए 9.46 into 10⁻15 मीटर। कई बच्चे कहते हैं तो ये तो लगभग बराबर हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 10 की पावर 11 है और लाइट ईयर में 10 की पावर 15 है, तो 10 की पावर 4 का ही तो डिफरेंस हुआ। अरे भैया 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। 10,000 का मतलब ये उससे यदि सिर्फ 10 की पावर को देखा जाए तो ये 10,000 गुना ज्यादा बड़ी है, 10,000 गुना ज्यादा बड़ी है। लेकिन यदि न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देखें तो लगभग ये 6 टाइम्स के आसपास ये भी आ जाएगा, तो यानी कि ये करीब 50 से 60,000 गुना ज्यादा बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर इज मच बिगर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर आता है पारसेक, ये भी हमारी डिस्टेंस नापने की यूनिट है, ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। जब आपको एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की डिस्टेंस नापनी होती है तो लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है, तब हम लोग लेते हैं पारसेक, जिसकी फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड। अब पारसेक यदि ठीक से समझना है तो पहले आपको एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। तुम्हारी बेटा पुराने सिस्टम में जैसे आजकल तो हर चीज में 100 का डिवीजन करने की ज्यादा प्रथा है, जैसे $1 में 100 सेंट, 1 रुपी में 100 पैसा। लेकिन आज से काफी समय पहले 60 के डिवीजन होते थे। तुम याद करो 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। उसी तरह से 1 डिग्री जो होता था वो 60 मिनट्स के बराबर होता था। मिनट का सिंबल है 1 डैश और मिनट होता था 60 सेकंड्स के बराबर। सेकंड का सिंबल है डबल डैश। यानी कि बेटा जो 1 मिनट है, 1 मिनट का एंगल, 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट का एंगल वो 1 डिग्री का 60वां हिस्सा है, 1 डिग्री का 60th पार्ट। और 1 सेकंड 1/3600 डिग्री है। यानी कि बेटा 1 डिग्री के 3600 टुकड़े कर दो, कितना छोटा एंगल है अंदाजा लगाओगे? मैं आपसे कहूं बेटा ये एंगल कितना है, तो जवाब है लगभग 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? लगभग 2 डिग्री। यदि 2 डिग्री को भी आधा कर दूं तो लगभग 1 डिग्री। देख सही सही तो मैं भी नहीं नाप रहा, अंदाजे लगा रहा हूं। अप्रॉक्स 2 डिग्री, इसको भी आधा कर दो तो ये 1 डिग्री। ये 1 डिग्री का एंगल मान लो। अब इसके गौर से सुन, 3600 पार्ट कर दो, यानी इसके 3600 टुकड़े कर दो, तो जो नन्नू सा आंखों से ना दिखने वाला जो एंगल बनेगा वो 1 सेकंड का एंगल है। समझ में आ गया? 1 सेकंड का एंगल बहुत ही छोटा है। जो आपका 1 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके 3600 पार्ट कर दो तो जो एक पार्ट बचेगा वो होगा 1 सेकंड। अब कई बच्चे कहेंगे पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक का इससे क्या संबंध? भाई जब इसमें सेकंड नाम जोड़ा गया है तो कुछ ना कुछ तो संबंध होना ही चाहिए। गौर से सुनिए, यदि ये कोई आर्क है, मेरे बेटा माइक प्लीज ऑफ। हर बार मना कर रहा है तुझे, हर बार दिखाओगे। मैं ऑफ कर रहा हूं। हाँ तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, ये कोई आर्क है, यदि इसके पास आप कोई पॉइंट लें और एंगल बनाएं तो ये बड़ा एंगल आएगा। दूर चले जाए तो एंगल छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इससे ये छोटा है, यदि ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। और दूर चले जाएं तो एंगल और छोटा हो जाएगा, ये पता चला 10 डिग्री है। जितना दूर आप जाते रहोगे इसे बोलते हैं एंगल सबटेंडेड। ये और छोटा एंगल बच
बच गया, ये 5 डिग्री, यानी कि और दूर जाओ एंगल कम, और दूर जाओ एंगल कम, और दूर जाओ एंगल कम। अब 1 पार्सेक क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कोई असलियत में ये बना नहीं सकता, कहीं ड्रॉ नहीं कर सकता। यदि आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लें, यानी आर्क की लेंथ इतनी बड़ी हो जितनी अर्थ से सन की डिस्टेंस, यदि आप बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लें, आर्क की लेंथ इतनी ज्यादा हो जितनी अर्थ से सन की डिस्टेंस, और उसे इतना दूर के पॉइंट पर एंगल बनाए कि 1 सेकंड का एंगल बने। 1 सेकंड अभी बताया था ना, बहुत छोटा। तो यदि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क दिए गए पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बना रही है, आर्क कितनी है? अर्थ से सन की डिस्टेंस के बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रही है? 1 सेकंड। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कहलाती है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक का मतलब 1 पैरालैक्टिक सेकंड। समझ गए? ये पॉइंट इससे दूर ले जाओगे तो एंगल 1 सेकंड से कम हो जाएगा, क्योंकि दूर जाने पर एंगल घटता है। इससे पास लाओगे तो एंगल 1 सेकंड से बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं करना। आपको सिर्फ उसी पॉइंट तक की डिस्टेंस नापनी है जहां पर एंगल सबटेंडेड 1 सेकंड हो, ना 1 सेकंड से जरा भी ज्यादा और ना 1 सेकंड से जरा भी कम। तो कोई आपसे पूछे कि पार्सेक की डेफिनेशन बताओ, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच arc of length 1 astronomical unit subtends the angle of 1 second। तो मेरे बेटा 1 parsec क्या है? 1 parsec is the distance at which arc of length 1 astronomical unit subtends the angle of 1 second। वो दूरी जिस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल की यूनिट की आर्क 1 सेकंड का एंगल बना दे, वो डिस्टेंस कहलाती है 1 पार्सेक। पार्सेक भी बड़ी है। दरअसल लाइट को यदि यहां से छोड़ा जाए तो यहां तक जाने में 3.26 ईयर्स लगते हैं। लगभग 3.25 साल में पहुंचेगी लाइट यहां पर। लेकिन मैंने कहा था कि 3.26 ईयर में जितनी डिस्टेंस चलेगी लाइट, वो तो 3.26 लाइट ईयर है। यस, तभी कहते हैं कि 1 पार्सेक is equal to 3.26 light year। 1 parsec is equal to 3.26 light year। चल भाई, अगला टॉपिक देखता हूं मैं। अगले नंबर पर आपका डाउट है लीस्ट काउंट। भैया ये माइक प्लीज बंद कर दो, किसी का माइक खुला हुआ है, मैं बार बार बंद करता हूं तो फोकस आउट हो जाता है। सर मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का बता देना एक बार सर, एरर्स कैलकुलेट आता है वो भी बता रहा हूँ, आज ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसमें असल में डिफरेंशियल का यूज होगा। कुछ बच्चों ने डिफरेंशियल नहीं करा तो इसलिए सबसे लास्ट में कराऊंगा आज, कि जिसने डिफरेंशियल नहीं करा वो पहले डिफरेंशियल पढ़ के तब कर लेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है उसका भी। मेरे बेटा यहाँ पर जब तुम लोग डाउट भेजते हो ना तो मैं लिस्ट बना लेता हूँ कि भाई ये सारे करवाने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। मेरे बेटा अगला पॉइंट, तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया, काट दो जो हो गए। हमारा लाइट ईयर हो गया, पार्सेक हो गया है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया है। अगले नंबर पर मेरे बेटा मैं आपको बताता हूं एक और डाउट। ये डाउट ये है कि यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 3t स्क्वायर प्लस 2t, अब पता नहीं जो भी है, मैं अपनी तरफ से लिख ले रहा हूं, वैसा ही है जैसा आप लोगों ने दिया था। डिजिट हो सकता है बदल रही हो रजिस्टर में नोट करते समय, लेकिन मेथड समझ में आ जाएगा। किसी बॉडी का ये एक्सेलरेशन है, टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी, ये भी बेटा डिफरेंशियल का है। यदि किसी ने अभी मेरे कहने के बाद भी डिफरेंशियल नहीं करे तो उसे ये वाला अभी समझ में नहीं आएगा, वो तुरंत बैच खत्म होते ही
मेरे से डिफरेंशियल की वीडियो मांग लो और डिफरेंशियल की वीडियो पढ़ करके तभी से समझ में आ जाएगा। 2-3 मिनट के लिए मजे लेते रहो कि क्या हो रहा है, जिसने नहीं करा उसे कैसे आएगा। और मैं पढ़ाने लग गया तो जिसने कर रखा उसका टाइम बर्बाद। तो वीडियो मांग लेना, आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा डिफरेंशियल। वो बच्चे 2-3 मिनट मजे लो क्या है। तो टाइम 0 पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन बड़ा साफ है। बॉडी में ये एक्सेलरेशन है, टाइम 0 पर वेलोसिटी है 2, टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी? मेरे बेटा यहां कई बच्चे कहते हैं कि सर हम v = u + at क्यों नहीं लगा रहे? भाई टाइम 0 पे वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 0 पर वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को तो u कहते हैं, तो u को रख दो 2, a को रख दो 3t² - 2t + 1, और फिर इसके बाद v निकाल लो। नहीं बेटा ये नहीं होगा, इसे इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। तो कई बार बच्चों को ये डाउट आता है इंटीग्रेशन कब लगाएं, कब जरूरत होती है इंटीग्रेशन की? तो मेरे एक डायलॉग को जिंदगी भर मत भूलना, जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन, जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। अभी नहीं समझे ना इसका मतलब? जब चीजें कांस्टेंट होती है तब हम फॉर्मूले लगाते हैं बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल वाले। जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो वहां डिफरेंशियल और इंटीग्रल से ही सॉल्व होगा। बेटा क्लास 12th में पूरी डिफरेंशियल इंटीग्रल की इतनी मोटी बुक है। अभी तो आपको फिजिक्स वाले पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, जितने 11th फिजिक्स में जरूरी है उतना पढ़ा रहे हैं, तो आपको अभी पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं ऐसी जड़ बता दूंगा, आप पहचान लोगे। मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो जवाब है टाइम 0 पर एक्सेलरेशन है 1, टाइम को 0 रख दो तो एक्सेलरेशन है 1, टाइम को 1 रख दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2, भाई 3 - 2 + 1 2, टाइम को 2 रख दो तो कुछ और, टाइम को 3 रख दो तो कुछ और, यानी हर टाइम बदलने वाला एक्सेलरेशन। अब यदि ये हर टाइम बदलने वाला एक्सेलरेशन है तो कोई भी ऐसा मेथड यहां नहीं लगेगा जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रल ना हो। यदि ये एक्सेलरेशन इसकी बजाय होता है एक्सेलरेशन 5 बस, तो ये तो 5 इज अ कांस्टेंट, तो मैं थर्ड से लगाता v = u + at। v = u + at में u को रखता 2 इनिशियल वेलोसिटी, a को रखता 5, टाइम को रखता 2 क्योंकि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहे हैं, और v निकाल देता। लेकिन ये होगा तभी, बिना इंटीग्रेशन के तभी होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब एक्सेलरेशन आ गया वेरिएबल, तो फिर ये तरीका नहीं काम करेगा। असली मुद्दा न्यूमेरिकल समझाना नहीं है, डिफरेंशियल इंटीग्रल तो मैंने सिखा रखे हैं वीडियो में। असली मुद्दा तो ये बताना है कि हमें कब लगाना है मेथड। असली चीज तो यही सीखनी है, कब डिफरेंशियल इंटीग्रल का सोचें, तो जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन। अब बताओ एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, dv/dt 3t² - 2t + 1, एक्सेलरेशन की जगह dv/dt, तो dv क्या हो जाएगा 3t² - 2t + 1 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट, जैसे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ करे थे। मेरे बेटा इसके बाद आपको दिया गया टाइम 0 पे वेलोसिटी 2 है, टाइम 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? यानी टाइम 0 से बढ़ के 2 होगा, वेलोसिटी 2 से बढ़ के मान लो v होगी। तो टाइम शुरू में क्या था 0, बाद में क्या था 2, तो टाइम की लिमिट हो गई 0 to 2। वेलोसिटी शुरू में थी 2, बाद में हो गई v तो पता ही नहीं वो निकालना है, तो वेलोसिटी शुरू में 2, बाद में v। अब इसके बाद इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है, शीट में सॉल्व भी है, आप इसे कर लीजिएगा। और यदि फिर भी ना हो, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो में करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी ना हो तो मुझसे पूछ लेना, असली हिंट देना था वो दे दिया। मेरे बेटा इसके बाद अगला आता है टॉपिक, चल पैरेलल वाला भी बता दूं, जिससे कि डिफरेंशियल जिसने नहीं पढ़ा उसे नींद लेनी होगी तो 5 मिनट और ले लेगा। लेकिन भाग के मत जाना, अभी मैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू बॉल्स बताऊंगा जिसमें डिफरेंशियल नहीं होगा। मेरे बेटा सब बच्चों को पता है कि
डेल्टा आर और डी आर में क्या अंतर है? डेल्टा आर होता है लार्ज चेंज और डी आर होता है स्मॉल चेंज। जब कोई चेंज बहुत ही स्मॉल हो तो डी आर कह देते हैं, और जब कोई चेंज बड़ा हो तो उसे डेल्टा आर कह देते हैं। तो कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा दूं जिसके बाद आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करने सिखाऊंगा। तुम्हें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला है n एक्स की पावर n माइनस 1। वीडियो में है मेरे पास रिकॉर्डेड। यदि मैं कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या है? 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल। तो पहले इसे लिख लो डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, यानी एक्स की जगह एक्स, एन की जगह माइनस 1। तो ये बन जाएगा -1 एक्स की पावर -1 माइनस 1, एन की जगह -1 और एन -1 की जगह -1 तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना आया? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dx को ऊपर ले जाओ तो सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन एक्स। d का मतलब है स्मॉल चेंज इन 1 अपॉन एक्स। d क्या है? डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, d का मतलब स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज इन 1 अपॉन एक्स क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। यदि आपसे कोई कहे d बाई डी सिर्फ d 1 अपॉन r, तो ये होगा -1 अपॉन r स्क्वायर dr। यदि कहें d 1 अपॉन r1, तो ये होगा -1 अपॉन r1 स्क्वायर dr1। यदि कहें d 1 अपॉन r2 यानी डिफरेंशियल ऑफ दिस, तो -1 अपॉन r2 स्क्वायर dr2। यदि कहें d 1 अपॉन y, तो ये होगा -1 अपॉन y स्क्वायर dy। यानी यदि बेटा x है तो dx आएगा, r है तो dr आएगा, r1 है तो dr1 आएगा, r2 है तो dr2 आएगा, y है तो dy आएगा। तो एक बार जरा इस चीज को फिर समझो, क्योंकि इसके बगैर पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड है। डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन x को लिख दिया x की पावर -1, तो ये हो गया -1 x की पावर -1 यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x की पावर -2 को नीचे ले गया। मैंने दोबारा लिखा लेफ्ट साइड डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, लेफ्ट साइड -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस dx को राइट में ले गए। ये इसका मतलब क्या है पहले बताओ? dm का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन मास, dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो d 1 अपॉन x का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन 1 अपॉन x। 1 अपॉन x में होने वाला चेंज, तो 1 अपॉन x में होने वाले चेंज का फॉर्मूला बन गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब x की जगह r रख दो, तो यहां भी x की जगह r आ जाएगा और ये बन जाएगा साउंड नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, तो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप इतना समझ चुके हैं, बस ये फॉर्मूले याद रखना d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का। अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, अब मुझे बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पूरा नहीं लिख रहा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। मत भूलना कि मैंने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताया है डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला आप याद रखना पैरेलल के लिए।
तो 1/r हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो पैरेलल का फॉर्मूला होता ही है। आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग, बल्कि एक बात बता रहा हूं, जो मन लगा के समझ रहा होगा भले ही डिफरेंशियल उसे आता ना हो, कुछ हद तक तो पकड़ लेगा, और जब डिफरेंशियल कर लोगे फिर तो 100% पकड़ लोगे। मेन चीज है कंसेप्ट। और जब भी समझ में ना आए तुरंत माइक ऑन करके मुझे कह दो, मैं दोबारा बताने के लिए रेडी। यही तो कारण है मैं कहता हूं कि भाई एक दिन में जबरदस्ती खत्म नहीं करना। ज्यादा डाउट है, टाइम ज्यादा दे दो मेरे बेटा। यहां पर डिफरेंशिएट करो। पहले बताओ 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है? -1/x² dx। तो 1/r का डिफरेंशियल क्या होगा? -1/r² dr। 1/r1 का डिफरेंशियल -1/r1² dr1। 1/r2 का डिफरेंशियल -1/r2² dr2। माइनस से माइनस उड़ गए, रह जाएगा dr/r², dr1/r1², dr2/r2²। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आ गया है एरर निकालने का। अच्छा, कुछ उसमें dr की जगह डेल्टा r ही लिख दिया, अभी बताऊंगा वो गलत नहीं है। डेल्टा r1/r1², डेल्टा r2/r2²। तो मैंने इसमें और इसमें अंतर क्या किया है? जहां dr था उसे डेल्टा r लिख दिया। dr क्या है? स्मॉल चेंज। और स्मॉल चेंज, क्या है? बोलो बेटा। स्मॉल चेंज। dr क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। और डेल्टा r क्या है? चेंज। यदि किसी भी बॉडी में चेंज होगा, अब dr का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, और डेल्टा r का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। अरे जो स्मॉल चेंज है तो चेंज। मेरे सामने सड़क पे छोटा हाथी आ रहा था, मैंने कह दिया हाथी आ रहा है, दूसरा मुझ पे पिल गया, कह रहा हाथी नहीं है तो छोटा हाथी है। छोटा सही प्रभु है तो हाथी, कहीं पे छोटा सा कुत्ता निकल आया। एक बच्चे ने कहा कुत्ता आ गया, डॉग आ गया। पिताजी ने रैपट मार दिया कि ये डॉग नहीं है, ये छोटा डॉग है, छोटा कुत्ता है। समझने वाला समझ गया। यदि छोटा है डॉग तो है तो डॉग, यदि छोटा है हाथी तो है तो हाथी। तो स्मॉल चेंज है तो चेंज ही। तो dr है स्मॉल चेंज, है तो चेंज ही, तो उसे डेल्टा r भी लिख सकते हो। सर आवाज नहीं आ रही, चैप्टर में, ना वीडियो आ रही। सिर्फ इसी चैप्टर में। समझ गए? तो अब सुनो इस पे न्यूमेरिकल, तो दो फॉर्मूले याद रखना, ये एग्जाम में प्रूफ नहीं करके दिखाने। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये वाला जो मैंने अभी प्रूफ करके दिया है। मेरे से कहा इफ पहला रेजिस्टेंस है 10 ± 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 10 ± 2 ओम। जिसने एरर के न्यूमेरिकल कर रखे हैं, पढ़ लिया है बेटा, तभी मैं जो नया भी ज्वाइन करता है तो उसे पहले पुरानी वीडियो देखता हूँ कि पहले पढ़ो फिर ज्वाइन करो, तभी समझ में आता है। यह है फर्स्ट रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, दीज आर इन पैरेलल। फाइंड। सर मैं एक बार रिजॉइन कर रहा हूँ सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। ठीक है, कर लो कर लो, सर ना ऑडियो आ रही, कोई नहीं, एक आ बार जाओ। रिजॉइन कर रहा हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। बाकी सबको दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस जी सर। साउंड वीडियो ऑडियो सब ठीक आ रहा है? आ रही है सर। यस सर, क्लियर आ रही है सर, क्लियर। ओके, बढ़िया। चलो वो तो सब आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, या बस वीडियो बढ़िया आ रही है, समझ में नहीं आ रहा जी? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। गुड। यस सर। अच्छा, ये डाउट किसने भेजा था वो जरा इतने नाम बता दो, इतने में उसे ज्वाइन करूं। सर जो एग्जिट हुआ उसका डाउट था। है बेटा? जो एग्जिट हुआ उसका डाउट था सर। एक मिनट, समझा नहीं, आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ बोलो। सर जो निकला उसका डाउट था अभी, जैसे जैसे दिख रहा था। अच्छा, तो फिर तो जरूरी था रुकना। अब सुनो, पहला रेजिस्टेंस है 10 ± 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 10 ± 2 ओम।
तुमसे कह रहे हैं यदि ये पैरेलल में है तो फाइंड नेट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। अब पूरा नहीं लिख रहा, नेट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। सॉल्यूशन, पहले बताओ पहला रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, उसमें डिफेक्ट कितना है डेल्टा R1 1 ओम डिफेक्ट। इस तरह के तो 50 न्यूमेरिकल करे हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसमें चेंज है 2 ओम का, ये निकाल लो। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, R1 लिख दिया, डेल्टा R1 अलग लिख दिया, R2 लिख दिया, डेल्टा R2 लिख दिया। अब इसके बाद नाउ पहले ये फॉर्मूला लगाओ 1/r = 1/r1 + 1/r2। अब R1 भी 10, इस समय एरर मत लिखो, R1 भी 10 और R2 भी 10, तो 1/r हो जाएगा 1/10 + 1/10 2/10 2/10 का मतलब 1/5। तो इसका मतलब R जो हो गया 5 ओम हो गया। अब क्या करें, R में R तो आ गया, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया, अब इसमें डिफेक्ट निकालना है। तो बीच का कोई स्टेप नहीं, सीधे ये फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा R/R, डेल्टा R1/R1 स्क्वायर, डेल्टा R/R स्क्वायर, डेल्टा R1/R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 स्क्वायर। जो पता है पुट करो। डेल्टा R1 यानी कि 1 अपॉन R1 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 है 2 और R2 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर। डेल्टा R पता नहीं, R स्क्वायर यानी कि नेट रेजिस्टेंस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 0.01 0.02 यानी कि 0.03 है डेल्टा R/25। तो डेल्टा R कितना आ जाएगा, डेल्टा R आ जाएगा 0.74 ओम। ये आ गया। अब तुम्हें क्या पता है, तुम्हें फाइनल रेजिस्टेंस R भी पता है और उसमें एरर भी पता है। तो आंसर लिखोगे कि फाइनल रेजिस्टेंस इज 5 ± 0.75 ओम। ये है आंसर। एक बार क्विक रिकैप लो, R1 डेल्टा R1 R2 डेल्टा R2 लिखा, ये वाला फॉर्मूला लगा के R निकाल लिया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें आपको R1 डेल्टा R1 यहां दिए हुए थे, R2 डेल्टा R2 यहां दिए हुए थे, R आपने निकाल लिया था, सिर्फ डेल्टा R मिसिंग था, तो आपने बाकी तो मैथमेटिक्स से सॉल्व करके डेल्टा R निकाल लिया। जब R भी आ गया, डेल्टा R भी आ गया, तो आपने आंसर इस रूप में छोड़ना है, ऐसे अलग अलग नहीं छोड़ के आना। फिर आपको लिखना पड़ेगा 5 ± 0.75 ओम इज द आंसर। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी आपका हो गया। एक पूछा है न्यूक्लियस से रिलेटेड है, लॉजिकल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है डाउट में, वो भी देख लो। आज मेरे बेटा लास्ट चांस है आपके पास। देखो बेटा, मेरा एक नियम है, वो नियम ये है कि जब तक चैप्टर चल रहा है कितने भी बार डाउट पूछो, कहीं से भी पूछो, कहीं से भी पूछो, किसी भी बुक से पूछो, मैं उसको आता रहूंगा और वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपने पास रखता रहूंगा, जिससे कि फ्यूचर में जब कभी डाउट आएगा तो वो वीडियो दे दूंगा। लेकिन एक बार अगला चैप्टर शुरू हो गया काइनेमेटिक्स, तो फिर बेटा काइनेमेटिक्स के डाउट लेंगे। कुछ बच्चे क्या है हाथ के हाथ नहीं करते, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर बैच में हर साल आते हैं, आपकी क्लास में भी होंगे, हाथ के हाथ नहीं पढ़ते। हमारा चलेगा काइनेमेटिक्स, वो रिवाइज करेंगे बैठ करके पीछे वाले चैप्टर। अब पीछे वाले चैप्टर में पता चला कि उनके आ गए 10 डाउट एक ही दिन में। अब वो कहते हैं सर ये 10 डाउट लाइव में बता दो, तुम बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? फिर तो पढ़ाई बेकार हो जाएगी। भाई कभी एग्जाम के टाइम पर कोई डाउट आ गया तो वो बताने को मना नहीं है, लेकिन चल रहा है काइनेमेटिक्स और हर रोज डाउट हो रहे हैं डायमेंशन के, एरर के, क्यों? उस बच्चे की गलती से जिसने उस समय पढ़ा नहीं था। तो मेरी वो है, जितने भी आज आपको भेजने हो, दुनिया की कोई भी बुक हो, कंपटीशन की हो, ये हो वो हो, कोई भी बुक हो, होना इस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, मुझे भेज दो। कल का दिन डाउट्स के लिए है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यदि कल सारे नहीं हो पाए एक और लेक्चर ले लेंगे, वैसे हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे।
तो सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, बोलो ना। सर इसमें सर ये क्यों जरूरत पड़ती है सर dr/r2 लेने की सर? ऐसे सर ऐसे इसमें अलग एरर्स तरीके ये बता दो पढ़ रखा है सर। ये सर डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा है। एरर्स आपने। मेरे बेटा आपको जहां जब भी क्वांटिटी बतानी पड़ेगी तो उसमें एरर भी बतानी पड़ेगी, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो सर मैं ये फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है हमें। सर नहीं, पैरेलल के लिए सर ऐसे क्यों तैयार करते हैं सर अलग ऐसे? सर ये पूछना था पैरेलल के लिए ये। क्योंकि पैरेलल में ना देखो तुम्हारे पास रूल कौन से थे, सम का था, डिफरेंस का था, मल्टीप्लाई का था, डिवाइड का था और पावर का था। याद करो व्हेन Yes, sir. क्वांटिटीज आर एडेड एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। यस सर। है क्वांटिटीज सबके होती थी तो एब्सोल्यूट एरर एडेड। मल्टीप्लाई का था कि क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड तो रिलेटिव एरर्स आर एडेड। क्वांटिटीज आर डिवाइडेड तो रिलेटिव एरर्स आर एडेड। अब इस क्वेश्चन में एक लफड़ा आ गया, यहां एडिशन भी है और डिवीजन भी है, 1/r का मतलब डिवीजन भी है। अब हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं था जिसमें एडिशन और डिवीजन एक साथ हो जाए। हम पे ऐसे रूल तो थे जिसमें अकेला डिवीजन हो तो सॉल्व कर लेंगे, अकेला मल्टीप्लिकेशन हो तो सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिसमें एडिशन और डिवीजन हो जाए तो फिर नहीं हो पाता ना। तो ऐसे समय पे जरूरत पड़ती है इस मेथड की। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। ओके सर। यस सर। समझ में आया बेटा कि यहाँ एडिशन भी था और डिवीजन भी, इसका अलग से कोई रूल नहीं था तो हमने एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ा। डन। यस सर। बेटा लाइव का असली मजा तो यही होता है, जो हाथ के हाथ डाउट पूछते चलो तो बाद में समस्या ही ना हो। मेरे बेटा अगला इसके बाद है बेटा एक और डाउट आया हुआ है। एक न्यूक्लियस जिसका साइज लगभग 10⁻⁻5 मीटर होता है। मैं लगभग 15 सॉरी लगभग क्यों कह रहा हूं भैया, सारे न्यूक्लियस बराबर साइज के नहीं होते। कोई हाइड्रोजन जैसा छोटा भी है, कोई यूरेनियम जैसा बड़ा भी है। तो इसीलिए अप्रॉक्स कह दिया 10⁻15 मीटर। तो वो कह रहे हैं न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर है। यदि हम न्यूक्लियस को किसी तरीके से पेन की टिप के बराबर यानी कि 10⁻5 मीटर साइज के बराबर बड़ा कर दें, 10⁻15 मीटर को बड़ा करके 10⁻5 मीटर कर दें, तो बताइए एटम जिसका असली साइज 10⁻10 मीटर है वो कितना हो जाएगा रफली। पहले क्वेश्चन फिर से सुन लो। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻15 मीटर। साइज ऑफ एटम इज अबाउट ही लगाऊंगा, छोटे बड़े एटम है 10⁻10 मीटर। इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस is increased up to the size of the tip of the pen, एक पेन की टिप लगभग 10⁻5 मीटर की होती है, बड़ा कर दें तो एटम उसी रेशियो में बढ़ाए तो कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें सब चीजें सेम रेशियो में बढ़ानी है। यदि इसको डबल करोगे तो इसे भी डबल करना, इसे 10 टाइम्स करोगे तो इसे भी 10 टाइम्स करना, उसी रेशियो में बढ़ा देना। तो एक बात सोचो, 10⁻15 मीटर को बढ़ा के 10⁻5 मीटर कर दिया, 10⁻15 को बढ़ा करके 10⁻5 मीटर कर दिया, तो यानी आपने 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा ओरली कर, इसे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻10 इंटू 10⁻15 10⁻5 आ गया। यानी आपने 10⁻10 टाइम्स कर दिया इसे। तो फिर इसे भी 10⁻10 टाइम्स करोगे,
10 की पावर 10 टाइम्स करने का मतलब इसमें भी 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 1 मीटर। तो यदि हम न्यूक्लियस को बड़ा करके पेन की टिप बना दें तो एटम जो है 1 मीटर रेडियस का बॉल बन जाएगा। ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि यदि हमारा एटम मतलब न्यूक्लियस पेन की टिप के बराबर है तो एटम कितना बड़ा है, ये है न्यूक्लियस। एटम इतना बड़ा है? नहीं जी, ये मेरा बोर्ड भी 1 मीटर रेडियस का नहीं है। क्या ये आपको 1 मीटर दिख रहा है? 1 मीटर मोर देन 3 फीट। इतना बड़ा यदि एटम है तो ये न्यूक्लियस है और पूरे एटम का मैक्सिमम मास इसी माइक बंद हो गया। अरे फोकस दिखाई दे रहा है साफ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगला पॉइंट, अच्छा आज का पहले इतने में बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, होमवर्क भी सुन लो मेरे बेटा। ये जो शीट्स चल रही है इसमें अनसॉल्व्ड में शुरू में और सॉल्व्ड में भी बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वो जो मैंने चाहे कराए हैं या नहीं कराए हैं, कल कराने तो है ही। आप एक बार आखिरी चांस दे रहा हूं, सारे ट्राई करके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड कंसेप्चुअल चाहे मैंने कराए हैं या नहीं कराए, उन्हें एक बार, अधिकतर डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं, उन्हें पढ़ के मेरे व्हाट्सएप पर तुरंत डाउट भेजो। कल को लाइव क्लास में सिर्फ वही डाउट्स हो जाएंगे और यदि एक्स्ट्रा भी आपको भेजना हो तो वो भेज दो। फिर इसके बाद हमारा शुरू होगा काइनेमेटिक्स। कम से कम एक बार उससे पहले मौका मिल जाएगी, फिर जो भी मन की भड़ास से निकाल ले। अगला है लीस्ट काउंट पूछा गया है। ये लीस्ट काउंट क्या है मेरे बेटा? लीस्ट काउंट मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग सही ले सको वो लीस्ट काउंट है। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी आएगा, 2 मिनट लगते हैं। इट इज द मिनिमम, इट इज द सेपरेशन बिटवीन क्लोजेस्ट मार्क्स ऑन द स्केल। अभी भी नहीं आया, अब आएगा। एक बात बता, ये मेरे पास घड़ी है, इसके अंदर 5-5 सेकंड पर निशान बने हुए हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, बीच में डिवीजन नहीं है। आपको मालूम है आती है, ऐसी घड़ियां भी आती हैं। ज्यादा दुनिया में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 है बेटे, ये है। अब एक बात बताओ, मेरे से कहा कि इसकी लीस्ट काउंट बताओ, तो एक बात बताओ, यहां है तो 0 सेकेंड, यहां है तो 5 सेकेंड। 0 सेकेंड को ये सही नाप सकती है, 5 सेकेंड को सही नाप सकती है, 10 सेकेंड को सही नाप सकती है। ये 0 और 5 सेकेंड तक को बिल्कुल सही बता देगी। लेकिन यदि हमारी नीडल यहां पर हो, अब मैं पूछूं ये 4 सेकेंड है या 3 सेकेंड है या 3.5 सेकेंड है, तो बता ही नहीं सकते। बताओगे तो आइडिया, अंदाजा लगाओगे, और अंदाजे तो गलत भी होते हैं। आप उसे गारंटी से तो नहीं कह सकते 3.5 सेकेंड है, आप इसे गारंटी से तो नहीं कह सकते 4 सेकेंड है, कोई चैलेंज करके ये तो नहीं कह सकता 2.1 सेकेंड है। तो लीस्ट काउंट का मतलब है 0 से सबसे नजदीक वाला जो निशान है वो कितने सेकंड की डिस्टेंस पर है, तो वो है लीस्ट काउंट 5 सेकंड की डिस्टेंस पर। तो हमारी जो घड़ी है वो 0 से शुरू होके सिर्फ 5 सेकंड पे सही बताएगी, 5 सेकंड से पहले सही नहीं बताएगी। तो लीस्ट काउंट हो गया 5 सेकंड। तो यानी जो नजदीक वाले, सबसे नजदीक वाले निशान है उनके बीच का गैप हो गया 5 सेकंड, यही लीस्ट काउंट है।
द सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव मार्क्स, भाई इन दोनों का गैप भी 5 सेकंड, इन दोनों का गैप भी 5 सेकंड, समझ में आया? बशर्ते ये हमारी सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड है। अच्छा अब समझने वाले समझ जाओ, यदि मैं ऐसी घड़ी ले आया जिसमें सिर्फ ये निशान बने हुए हैं, बस है ही नहीं, आजकल डिजाइन के चक्कर में एक से एक वो आ रहा है मॉडल। मेरे बेटा ये 0 सेकंड के बाद अगला निशान सीधे 15 सेकंड पर है, 15 सेकंड पर, तो लीस्ट काउंट 15 कहलाएगी। तो कई बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ पर भी तो टाइम का अंदाजा लगा लेंगे। भैया अंदाजे पे साइंस नहीं चलती, साइंस चलती है एक्चुअल मेजरमेंट पर। 0 के बाद सीधे 15 सेकंड का निशान आया, और यदि 0 के बाद 15 सेकंड का निशान आया तो भैया मेरा लीस्ट काउंट 15 सेकंड है, क्योंकि नीडल को यहां से यहां जाने में 15 सेकंड लगेंगे। अब सुन, मान लो इसमें सेकंड वाली नीडल ही नहीं है, मिनट वाली नीडल है। जैसे कई घड़ी होती है ना, उसमें सेकंड वाली नीडल ही नहीं होती, होती ही नहीं सेकंड की सुई, सीधे मिनट की सुई है। तो भैया लीस्ट काउंट अब 15 सेकंड नहीं 15 मिनट हो गया। इस नीडल को यहां से सबसे नजदीकी निशान तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये तो मिनट वाली सुई है। तो ये 15 मिनट। तो बताओ यदि ये सेकंड वाली नीडल है तो यहां तक जाने में लगेंगे 15 सेकंड, सबसे नजदीकी निशान तक। तो लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा? 15 सेकंड। और मेरे बेटा यदि ये मिनट वाली नीडल है तो यहां तक जाने में लगेंगे 15 मिनट है, 15 मिनट। तब इसकी लीस्ट काउंट होगी 15 मिनट। अब एक आपसे पूछूंगा, सारे माइक ऑन कर लो, मजा आएगा। रेडी? यदि ये सेकंड वाली नीडल है तो यहाँ 15 सेकंड 15 सेकंड अब क्या जाएगा? 15 सेकंड। 15 सेकंड, मिनट वाली नीडल है तो 15 मिनट 15 मिनट, क्या बोल रहे हो? 15 मिनट, 15 मिनट 3 मिनट 15। अच्छा यदि ये आर वाली नीडल है, घंटे वाली सुई 15 आवर्स है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे। कई बच्चों ने पकड़ लिया 3 घंटे, क्योंकि जहां 15 मिनट होते हैं वहां 3 आवर्स होते हैं। 0 आवर, 3 आवर, 6 आवर, 9 आवर, 12 आवर। तो ये 3 आवर्स होगा मेरे ख्याल में। लीस्ट काउंट समझ गए? अच्छा जरूरी नहीं घड़ी का ही हो, ये स्केल है, उसपे 0 सेंटीमीटर का मार्क है, 1 सेंटीमीटर का मार्क है, 2 सेंटीमीटर का मार्क है, 3 सेंटीमीटर का मार्क है, बाकी मार्क ही नहीं है। तो 0 से चल के 1 सेंटीमीटर उसका सबसे नजदीकी निशान है, तो ये लीस्ट काउंट कहलाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी ये 1 सेंटीमीटर से कम को सही नहीं नाप सकता, 1 सेकंड से कम को नापेगा ही नहीं। भाई मैं यदि इस लाइन की लेंथ पूछूं तो समझदार को इशारा काफी है, अंदाजे मारने पड़ेंगे। अंदाजों पे साइंस नहीं चलती, साइंस कहती है लीस्ट काउंट इसकी 1 सेंटीमीटर है। अच्छा यदि हमने इनके बीच बीच में एक एक निशान और लगा दिया, पर जैसे समझना होगा अब तक 5 तो mm पता 0.5 सेंटीमीटर 5 mm 5 0.5, 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा यदि मैंने इसके बाद 1 मिलीमीटर पे निशान लगा दिए 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी नहीं। अब आज के डाउट्स में से जो कल कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो है सिर्फ एक तो प्लैंक कांस्टेंट, वो भी अभी बता देता हूँ, एक तो वर्नियर कैलिपर, मतलब 0 एरर बतानी है, एक 0 एरर और एक कैंडला। सर हाँ बोलो बेटा। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी था। बेटा 1 मिनट, पास को आ जाऊँ, आवाज कम आ रही है, बोलो। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी था। है बेटा? सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ वो कैंडला जो मैंने बोला ना, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। अभी मैंने बोला ना जो हमारे रह गए हैं, एक तो 0 एरर और एक कैंडला। तो जो कैंडला है वो लिख रखा है मैंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कैंडला। कैंडला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। एक तो वो बताना है, 0 एरर बताने हैं, प्लैंक कांस्टेंट अभी बता करके जा रहा हूं, और इसके साथ जो भैया आपके डाउट्स आएंगे वो बताने हैं। अब डाउट यदि आपने ज्यादा भेजे
तो कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा चला लेंगे भैया, लेकिन खत्म कल ही करूंगा। बहुत दिन हो गया, काइनेमेटिक्स शुरू करना है और कमाए तो कल जल्दी फ्री कर दूंगा। परसों तो छुट्टी है, याद हो तो 24 जून है शायद परसों को, मैंने पहले ही बता रखा है। अच्छा, अब ये प्लैंक कांस्टेंट क्या है मेरे बेटा? हमारी लाइट फोटॉन से बनी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट इज एनर्जी। हमारी लाइट फोटॉन से बनी है, फोटॉन से बनी है। माइक बंद कर लो बेटा। फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हर लाइट की अलग फ्रीक्वेंसी है। विबग्योर के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर लाइट अलग फ्रीक्वेंसी की है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैसे, क्या, ये सब क्लास 12th ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर टॉपिक का है। फिलहाल ये आपको बस ये याद रखना है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके फोटॉन की एनर्जी ज्यादा, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम उसके फोटॉन की एनर्जी कम। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वही है प्लैंक कांस्टेंट। इसे प्लैंक ने ढूंढा था, प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे। तो प्लैंक कांस्टेंट किसके बराबर हो गया? फोटॉन की एनर्जी अपॉन फोटॉन की फ्रीक्वेंसी। तो यदि आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ये तो बहुत आसान हो गया। एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, फोटॉन की, हीट की, लाइट की, कोई सी भी एनर्जी हो, ml square t-2 और फ्रीक्वेंसी होता है t-1, t-1 1 अपॉन टाइम पीरियड है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड t-1। तो ये मेरे पास आ गया, जिसे सॉल्व करके बनेगा ml स्क्वायर t-1। दिस इज द आंसर। ये t-1 ऊपर जाके +1 हो गया। तो क्या सीखा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है h। प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है ये। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दिया और डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया। तो यहाँ पर इस लेक्चर को रोकता हूँ। तो 2 टॉपिक तुम आपके डाउट के आज के, और भैया जो तुम भेजोगे बस वो कराऊंगा फिर मैं। कल खत्म करवा लो, परसों ऑफ, और फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट। पहले दिन से मिस मत करना। काइनेमेटिक्स के कुछ वीडियोस कल भी भेजूंगा, जिससे पढ़ाई आपकी परसों भी चलती रहेगी, छुट्टी नहीं होगी। बस बाय बाय। bye sir, thank you। बाय बाय। बेटा थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।